हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूँ डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड मैग्रो हिल्स ऑथर फॉर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन बुक्स and also top educator on an academy plus platform for CAPF category. So CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन नज़दीक आ रहा है। अगस्त में एग्जामिनेशन भी है 2022 वाला, एंड आई एम गेटिंग मेनी क्वेरीज कि सर ये पेपर 2 होता क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, पता कैसे करें कि इसके लिए कैसे प्रिपरेशन करना है। सो मैं एक ब्रीफ वाला ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको पता चले कि पेपर 2 है क्या, ये क्यों आता है, और ये जो पेपर है इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। So basically, CAPF Assistant Commandant Examination we need to understand from the perspective of government. हम लोग को गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से पहले समझना पड़ेगा ये एग्जामिनेशन है क्या। तो आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने, मतलब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी आया था इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया भी था, तो उन्होंने सबसे पहले अगर कुछ चीज़ें लाई तो उन्होंने लाया आर्मी। तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्टार्ट हो गया, जिनका काम था एक्सटर्नल एग्रेशन से लड़ना। धीरे 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 वही ब्रिटिश आर्मी कन्वर्ट होके हम लोग इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडियन आर्मी बन गया, साथ साथ एयरफोर्स भी आ गया, नेवी भी आ गया, ये सब डाले गए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का मेनली काम है एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब बाहरी देशों से, दुश्मनों से, दुश्मनी देशों से, दूसरे देशों के प्रोफेशनल आर्मी से हमारे देश की रक्षा करना, ये इनका मेन मैंडेट है। तो इसके लिए इनको देश के बाहर भी लड़ने के लिए जाना पड़ सकता है, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में भी जाना पड़ सकता है। इसके लिए इंडियन आर्मी और आर्म फोर्सेस ने उनका खुद का एक अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस रखा, जिसमें एक ये रिटन एग्जामिनेशन लेते हैं। हमारे लिए, हमारे इक्विवेलेंट जो ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो रिटन एग्जामिनेशन है वो है CDS और AFCAT। AFCAT एयरफोर्स के लिए एंट्री के लिए है, और CDS आर्मी नेवी एयरफोर्स की तीनों एंट्री के लिए कॉमन एग्जामिनेशन है। लेकिन इन्होंने जो एग्जामिनेशन लिया, ये एग्जामिनेशन आर्मी नेवी एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो कैसे, तो दे आर फार मोर इंटरेस्टेड इन पर्सनालिटी ऑफ द कैंडिडेट, कि जो एक ऑफिसर बनने वाला है उसके पर्सनालिटी में इनको ज़्यादा इंटरेस्ट है, एंड एक उनको जो इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट है वो मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट है, ना कि सिर्फ मैथमेटिकल, ना कि सिर्फ मेमोरी में। सो इन्होंने जो एग्जामिनेशन लिया, इसका एम्फेसिस एक पहला रहता है इंग्लिश के ऊपर, सो देर इज ऑलवेज हाई वेटेज फॉर इंग्लिश। दूसरा रहता है मैथ्स एंड रीजनिंग के ऊपर, बहुत हाई रहता है मैथ्स एंड रीजनिंग। CDS में ये दोनों पेपर ही अलग है, और उनका एक लिमिटेड वेटेज रहता है जनरल स्टडीज़ के ऊपर, जिसमें हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, ये वाला पार्ट आता है। तो ये करने के बाद, मतलब आप एक रिटन एग्जामिनेशन जब क्वालिफाई करते हो, जिसमें जनरल स्टडीज़ का रोल बहुत ही कम है, ये क्वालिफाई करने के बाद आपका SSBs होते हैं, और SSBs में वो सिलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर पर्सनालिटी। प्रॉपर साइकोमेट्रिक एनालिसिस होता है, ऑन द बेसिस ऑफ योर पर्सनालिटी आपको आर्मी नेवी एयरफोर्स में सिलेक्ट करते हैं। लेकिन इसी तरह से जब इंडियन पुलिस सर्विसेज के लिए सिविल सर्विसेज जब रिक्रूटमेंट करता है, तो लॉ एंड ऑर्डर, पुलिसिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट और भी इंटरनल सिक्योरिटी के प्रॉब्लम से, क्राइम कंट्रोल जैसे डील करने के लिए इंडियन पुलिस सर्विसेज के जो ऑफिसर्स आते हैं, क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर जो आते हैं, तो उनके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ये यहाँ पे इंग्लिश बहुत ज़्यादा नहीं हुआ तो भी चलेगा, क्योंकि उनको इंडिया के दायरे के अंदर, बाउंड्री के अंदर रह के काम करना है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करना है। इसीलिए उनको लैंग्वेज भी रहता है, एक इंग्लिश जो रहता है बेसिक क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनको सिविल सर्विसेज मेंस में जनरल स्टडीज़ के पेपर है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इथिक्स, इंटीग्रिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सारे सब्जेक्ट जो है ना डिस्क्रिप्टिव नेचर के हैं, जिसके ऊपर ओपन एंडेड क्वेश्चन आएंगे, जिसके आंसर आपको लिखने हैं। इसके साथ साथ 2 ऑप्शनल भी है, एक ऑप्शनल भी है, और इसके साथ साथ ऐसे के अलग पेपर है। तो ये जो मैच्योरिटी लेवल चाहिए सिविल सर्विसेज के लिए, ये वाला चीज़ है। आप देखोगे तो बाद में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस आना शुरू हो गया। 1962 में चाइना वॉर के बाद ITBP आया, 1965 में पाकिस्तान वॉर के बाद BSF आया, 1969 में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स आया, 2004 में SSB, 2002-2004 के बीच में SSB आ गया, सशस्त्र सीमा बल। NSG भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में काउंट होता है।
तो ये जो फोर्सेस आए, ये फोर्सेस कंपैरेटिवली आर्मी नेवी एयरफोर्स से नए भी है, और इनका जॉब रोल बेसिकली ये दोनों के बीच का हाइब्रिड जॉब रोल है। सो दीज आर एम्फीबियस फोर्सेस। ज़रूरत पड़ने पर आर्म फोर्सेस की तरह भी काम किया जाए, मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स की तरह वॉर लड़ने में भी, और ज़रूरत पड़ने पर स्टेट गवर्नमेंट को उनके इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज़ में पुलिसिंग की जॉब करने के लिए असिस्ट किया जाए। जैसे कि इलेक्शन कंडक्ट करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, कभी राइट्स हो रहे हैं उसको भी कंट्रोल करना है, और जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से बॉर्डर गार्डिंग भी करना है। ये कामों के लिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को लाया गया। पहले इनको पैरामिलिट्रीज बोला जाता था, सीपीएम भी बोला जाता था, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस। ये सीएपीएफ ये वाला क्लासिफिकेशन 2011 के बाद चेंज हो गया, और फिर ये एग्जामिनेशन 2002-3 में यूपीएससी में आ गया। इसके पहले ये अलग अलग रिक्रूटमेंट किया करते थे। तो ये जो ऑफिसर्स है, इनका जॉब का नेचर देखोगे तो ये ज़रूरत पड़ने पर वॉर भी लड़ते हैं, आर्टिलरी डिवीजन भी है बीएसएफ में, एविएशन विंग भी है, नेवल विंग भी है, सीआरपीएफ में भी चॉपर में भी जाते हैं, आईटीबीपी में आप पैरा जंपिंग भी करते हो, स्कीइंग भी करते हो, माउंटेनियरिंग भी करते हो, बॉर्डर गार्डिंग भी करते हो, एंड सीएपीएफ्स हैव participated in wars too. But most of the time CAPFs are confined within the territory of India, mainly border guarding और इंडियन सिविलियन के साथ लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट करने के लिए डील करते हैं। इसीलिए सीएपीएफ का जो एग्ज़ाम का नेचर जो है ना, ये हाइब्रिड रखा गया है। जैसे सीडीएस में इंग्लिश, मैथ्स और जनरल स्टडीज़ लिमिटेड आप एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हो। सिविल सर्विसेज में पूरा डिटेल में है, जनरल स्टडीज़ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, मैथ्स एंड रीजनिंग बहुत नॉमिनल, और इंग्लिश जो है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। और एसेज अलग से पेपर है, वो दोनों का हाइब्रिड करके सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर 2 बनाया गया है। अब ये पेपर 2 200 मार्क का है टोटल। इसमें आपको 4 एसेज लिखना पड़ता है, लेकिन ये सिविल सर्विसेज की तरह बहुत लंबे ऐसे नहीं है। टॉपिक सेम है, सब्जेक्ट सेम है, लेकिन ये ऐसे ओनली 300 वर्ड्स, मतलब आपको 3 पेजेस उधर दिए रहते हैं ब्लैंक पेजेस, उसमें आपको ऐसे लिखना है। ये ऐसे आप हिंदी या इंग्लिश में भी चूज कर सकते हो, उसमें कोई जो भी मीडियम आपको कंफर्टेबल लगे उसमें ये निबंध लिख सकते हो। इसके बाद 4 एसेज लिखने के बाद आपको 6 में से 4 सिलेक्ट करना पड़ता है। 4 एसेज लिखने के बाद आपको 2 आर्ग्यूमेंट लिखना है। एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, आपको फॉर में और अगेंस्ट में आपको आर्ग्यू करना है और उसका कंक्लूजन लिखना है। ये स्टेटमेंट जो है वो डिबेटेबल रहता है कि जैसे इंडिया ने डिफेंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए या स्पेस के ऊपर, तो आपको एक साइड में बताना पड़ेगा कि स्पेस के ऊपर ध्यान देना क्यों ज़रूरी है, दूसरे साइड में आपको बताना पड़ेगा कि डिफेंस के ऊपर ध्यान देना क्यों ज़रूरी है। ऐसे ही दोनों साइड को आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। ऐसे वाले 2 आर्ग्यूमेंट है जो करंट इश्यूज में से ही आते हैं। उसके बाद आपको 2 रिपोर्ट लिखने हैं जो करंट इश्यूज में है। तो ये 2 रिपोर्ट जो है 200-200 वर्ड्स के रहते हैं, मतलब 2-2 पेजेस के। आर्ग्यूमेंट 3-3 पेजेस के रहते हैं। 2 रिपोर्ट, एक स्टैंडर्ड फॉर्मल इंग्लिश आप कितने अच्छे से करंट जो भी न्यूज़ में चल रहा है उसको कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो उसके बारे में है। ये करने के बाद आपको एक प्रेसी राइटिंग है, एक अनसीन पैसेज दिया रहता है। आपको वो पैसेज को 1/3 करके लिखना है। समझो 300 वर्ड का पैसेज है, वर्ड नीचे लिखे हुए रहते हैं। ये 300 वर्ड के पैसेज को अप्रोक्सीमेटली आपको 100 वर्ड, मतलब 85 वर्ड से 120 वर्ड के बीच में आपको वो जो बॉक्स दिया रहता है, प्रेसी का एक फॉर्मेट है, उसके अंदर आपको समराइज करके लिखना है। इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस लगता है, ये करना है। और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें एक पैसेज दिया हुआ है, आपका अनसीन पैसेज है, और वो पैसेज के ऊपर आपको 5 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये जो 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन के आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने हैं। वहाँ पे एमसीक्यू में से सिलेक्ट नहीं करना, और हर एक आंसर को 4 मार्क्स है। ये 20 मार्क का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। और सबसे लास्ट में ग्रामर जो आता है, इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रामर है, ये 25 मार्क का है। इसमें भी एक्चुअल ग्रामर वाला पार्ट से 15 मार्क का है, 10 मार्क का वोकेबलरी है। तो इसमें जो पहला ए सबसेक्शन है 6 क्वेश्चन का ग्रामर का, डू एज डायरेक्टेड है, जिसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, एज सुन एज, नो सुनर दैन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, क्वेश्चन टैग, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं करने के लिए, बदलने के लिए। रीराइट एज डायरेक्टेड ऐसा वाला आता है। इसके बाद इसका बी सबसेक्शन आजकल जो आ रहा है, इसमें आपको 5 फ्रेजेस या 5 वर्ब्स और 5
फ्रेजल वर्ब्स या 5 इडियम्स दिए रहते हैं जिसको आपने मीनिंगफुल सेंटेंसेस में यूज़ करना है, ये 10 मार्क का है। और सबसे लास्ट में 5 जो सी सबसेक्शन है, इसमें आपको क्वेश्चंस आते हैं कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ग्रामेटिकल कुछ तो मिस्टेक है उसमें, वो करेक्ट करके आपको रीराइट करना है। ऐसा वाला टोटल पेपर 2 है, ये पूरा 200 मार्क का है। 20-20 मार्क के 5 एसेज है, 4 एसेज है 80 मार्क्स के, फिर 20-20 मार्क के 2 आर्ग्यूमेंट है, तो 120 मार्क्स हो गया। 10-10 मार्क के 2 रिपोर्ट है, 140 मार्क्स। उसके बाद 15 मार्क का प्रेसी राइटिंग है और 20 मार्क का रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, और सबसे लास्ट में 25 मार्क्स का ग्रामर है। ये पेपर आपका 3 घंटे चलता है, दोपहर को 2 बजे से 5 बजे। जिस दिन पेपर 1 होता है उसी दिन होता है। अब ये पेपर 2 क्या है, ये तो बाय एंड लार्ज आपको समझ में आ गया। इसका प्रिपरेशन कैसे करना है ये समझ में नहीं आता, तो इसका जो प्रिपरेशन है ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिनको समझ में आता है उनके लिए पेपर 2 बहुत ही आसान है, लेकिन जिनको समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली क्या करना है, दे फाइंड पेपर 2 वेरी वेरी डिफिकल्ट, छोड़ के आते हैं। सो जो कैंडिडेट्स एक्चुअली ऑफिसर बन भी सकते हैं वो बन नहीं पाते, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स का मिसकंसेप्शन ये है कि ये इंग्लिश का पेपर है। ये इंग्लिश का पेपर नहीं है। पेपर का नाम है जनरल स्टडीज एशियन कॉम्प्रिहेंशन, तो ये इंग्लिश का पेपर है ही नहीं, इंग्लिश नहीं चेक कर रहा है। ये आपका जनरल स्टडीज का, जनरल अवेयरनेस का अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है, जनरल एबिलिटी चेक कर रहा है। तो आप दिए गए टॉपिक के ऊपर, जो टॉपिक न्यूज़ में चल रहा है, पिछले 1-1.5 साल से न्यूज़ में चल रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है देश के लिए या आजू बाजू में जो भी चल रहा है, देश की इकोनॉमी के लिए, पॉलिटिक के लिए, सोसाइटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, सिक्योरिटी के लिए, ऐसे वाले टॉपिक रहेंगे। तो वो जो टॉपिक के ऊपर आप 300 वर्ड में अप्रोक्सीमेटली, ये वर्ड भी कोई मैटर नहीं करता, 200 वर्ड में भी लोगों ने लिखा है, 400 वर्ड में भी लिखा है, 3 पेजेस में से 1.5 पेज वाले को भी अच्छा आंसर मार्क्स आ जाते हैं, 3 पेजेस पूरा लिखने के ऊपर भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। इट इज़ मेनली तो क्वालिटी ऑफ आंसर, तो आपके आंसर में क्वालिटी कैसे लाना है ये बहुत ज़रूरी है। तो जो पेपर 2 आप जब प्रिपरेशन करना शुरू कर दोगे, सबसे पहले याद रखना कि आपको समझ में क्या आना चाहिए, क्लैरिटी कि पेपर 2 क्या है, क्वेश्चंस कौन से आते हैं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का स्ट्रक्चर कैसा है, लिखेंगे कैसे, जैसे आर्ग्यूमेंट, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद फॉर आर्ग्यूमेंट लिखेंगे, उसके बाद अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट, सबसे लास्ट में कंक्लूजन। और जो आर्ग्यूमेंट लिखेंगे वो पॉइंट वाइज लिखेंगे, अप्रोक्सीमेटली 5-5 लिखेंगे। जो ऐसे लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी के पार्ट में आपको एनालिसिस करना है, सबसे पहले बैकग्राउंड, फिर उसके बाद उसका करंट स्टेटस क्या है, उसकी प्रीवियस उसका इशू क्या हुआ था, या उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या थे जिससे ये प्रॉब्लम ओरिजिनेट हुआ, फिर उसका करंट स्टेटस क्या है, इम्पैक्ट्स क्या होने वाले हैं फ्यूचर में इसको सॉल्व नहीं करने से, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए ये इशू को सॉल्व करने के लिए, उसके बाद और क्या सजेशंस, वे फॉरवर्ड, और क्या किया जाना चाहिए, सबसे लास्ट में वेरी गुड समरी, समराइजेशन मतलब कंक्लूजन। और उसमें थोड़ा सा फ्लो मेंटेन करना है, क्रिएटिविटी लेके आना है, उसका फोकस क्लियर होना चाहिए, मतलब जो पूछा है वही लिखना है। उसमें कोट्स कहाँ पे यूज़ करेंगे, उसमें पोएट्री कहाँ पे यूज़ करेंगे, स्लोगन्स कहाँ पे यूज़ करेंगे, हिंदी वाले, इंग्लिश वाले, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और जो डायमेंशंस कवर करने हैं, मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस, उसमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, डेवलपमेंटल, कल्चरल, हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल, सिक्योरिटी रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड एंड लीगल, ये डायमेंशंस कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें से जो भी रिलेवेंट होगा टॉपिक के हिसाब से, ये डायमेंशंस को कैसे कवर करेंगे ये समझना बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ें यहाँ पे एसेज में सीखना है। एज फार एज रिपोर्ट इज़ कंसर्न, रिपोर्ट में उसका स्ट्रक्चर कैसे रहना चाहिए, कहाँ पे क्या लिखना है, और रिपोर्ट में एग्जामिनर का एक्सपेक्टेशन क्या है, ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। प्रेसी राइटिंग में आपको प्रेसी एग्जैक्टली क्या है, प्रेसी कंसेप्ट क्या है, प्रेसी अटेम्प्ट कैसे करोगे, उसका प्रोसीजर क्या है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड ढूंढोगे कैसे, उसको कनेक्ट कैसे करोगे, और उनको जो डिज़ायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स है उसमें कैसे लिखेंगे, ये प्रेसी में समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आंसर कितना होना चाहिए, कहाँ से ढूंढना है, आंसर किस प्रोसीजर में, प्रोसेस में ढूंढना है। जैसे कि नॉर्मली हम लोग जो स्कूल में फॉलो करते थे, हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते थे, वर्ड ढूंढते थे, लेकिन ऐसा यूपीएससी में नहीं चलता। देयर इज़ नो
कॉपी पेस्ट आंसर इन यूपीएससी। सो यूपीएससी का कॉम्प्रिहेंसिव आंसर होना चाहिए पूरे के पूरे पैसेज के ऊपर बेस्ड, नॉट कि एक लाइन के ऊपर। तो तुम्हारे खुद के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर प्रेसी है, कॉम्प्रिहेंशन है, उसमें खुद के वर्ड्स में आंसर कैसे लिखने हैं ये सीखना है, और क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल करना सीखना है, ताकि आप 90 प्लस स्कोर आराम से कर सको। और ग्रामर है बहुत ही प्रेडिक्टेबल है, इसके लिए मैंने मैग्रो हिल्स के लिए बुक भी लिखे हैं, तो वो भी आप रेफर कर सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि इसको आंसर कैसे करना है, ग्रामर के क्वेश्चंस क्या आते हैं और उसके रूल्स क्या है, ये आप एक बार समझ लेते हो तो इट बिकम्स वेरी वेरी ईजियर। अभी इसके लिए पढ़ना क्या है, बेसिकली पेपर 2 जो है इसका मेन कंपोनेंट है जनरल स्टडीज। उसके लिए दो चीजें पढ़नी पड़ती है, एक है नॉलेज कंपोनेंट, तो जो दूसरा है प्रैक्टिस कंपोनेंट। तो जो नॉलेज कंपोनेंट है वो दो सोर्सेज से आता है। एक पहला सोर्स है आपका पेपर 1 में जितना भी जनरल स्टडीज पढ़ा, पेपर 1 में जो हिस्ट्री पढ़ा, जो ज्योग्राफी पढ़ा, जो पॉलिटी पढ़ा, जो इकोनॉमिक्स पढ़ा, जो करंट अफेयर्स पढ़ा, जो साइंस पढ़ा, जो आजू बाजू में और जो भी चीज़ें चल रही है आपको जो पता है, जितना भी चीज़ें पढ़ा है, ये आपका एक बेस बनाएगा, फाउंडेशन बनाएगा, रॉ मटेरियल बनाएगा। उसके साथ साथ आपको जो चीज़ें लगेंगी जो न्यूज़ में करंटली क्या चल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन उसके ऊपर आने वाले हैं। जैसे ये रशिया यूक्रेन इशू है, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जैसे फार्मर्स इशू है, कंटिन्यूसली उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। जैसे इस बार हीट वेव आ रही है तो इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ये एक्सपेक्टेड टॉपिक मैं आपको दे भी दूंगा। तो ये जो इश्यूज है, ये इश्यूज आपको सारे पता होने चाहिए। तो ये इश्यूज आपको कैसे पता होंगे एनालिटिकली, जिसका आपको अंडरस्टैंडिंग होगा। तो ये इश्यूज आपको पता होने के लिए मैं अनअकैडमी के ऊपर पांडा नाम के फ्री सेशंस लेता हूँ डेली सुबह 7 बजे, मंडे टू फ्राइडे। उसमें आपको उसके नोट्स भी मिलेंगे करंट अफेयर्स के। उसमें हम लोग डेली एक टॉपिक डिस्कस भी करते हैं और उसका होमवर्क भी मैं देता हूँ, जिसके ऊपर आप पेपर टू का क्वेश्चन एग्जैक्टली कैसा आएगा आपको समझ में आता है, और जिसके ऊपर आप आंसर राइटिंग भी सीखते हो। ये अनअकैडमी प्लस के अनअकैडमी के ऊपर फ्री चलने वाला स्पेशल सेशन है। अनअकैडमी एप्लीकेशन में जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो, आपको विदाउट सब्सक्रिप्शन भी ये चीज़ें मिल जाती है। तो ये जो है ये पांडा नाम का सेशन है, इसके नोट्स भी मिलते हैं और मॉडल आंसर्स भी है। इससे आप सीख सकते हो कि आंसर कैसे करना है। इसके साथ साथ आपको जो उसके बाद जो लगता है मेनली जो राइटिंग वाला पार्ट स्टार्ट होता है। ये तो हो गया थ्योरी वाला पार्ट कि मैंने पढ़ लिया, मैंने समझ लिया, लेकिन लिखने वाला पार्ट बहुत ज़रूरी है। लिखना क्या है, कहाँ पे है, कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है, क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, और क्या लिखने से मार्क बढ़ेंगे, और मॉडल आंसर कैसे होना चाहिए। ये जब चीज़ें आप समझते हो, जो हम लोग अनअकैडमी प्लस के ऊपर जो बैचेस चल रहे हैं पेपर 2 के, उसमें भी ये सारी चीज़ें कवर करता हूँ विथ मॉडल आंसर्स। ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग क्लास में ही सॉल्व कर लेते हैं। मैं आंसर आपको बना के दिखाता हूँ, विच बिकम्स ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस है जो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ाते हैं। तो ये जो है पेपर 2 का ये वाला पार्ट है जिसमें आप सीखते हो। जैसे कि आप घर बनाना सीखते हो तो सबसे पहले फाउंडेशन लगाना सीखोगे, फिर वो पिलर्स बनाना सीखोगे, फिर बीम्स बनाना सीखोगे, फिर स्लैब बनाना, फिर वॉल बनाना, और सबसे लास्ट में डेकोरेशन वाला सीखोगे। हम ही स्टेप बाय स्टेप वैसे ही मैं भी पेपर 2 सिखाता हूँ। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो इसका पार्ट है प्रैक्टिस। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस, ये भी आपने करना चाहिए। एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को नोट्स करके ये करना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं आपके आंसर में आनी चाहिए, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, शेड्यूल्स है, आर्टिकल्स है, पार्ट्स है, कुछ फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का कुछ विजन है, जैसे हमारा प्रीएम्बल है, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, इक्वलिटी, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोवेर्निटी, इंटीग्रिटी। ये जो चीज़ें हैं ये आपके आंसर में बहुत अच्छे से घुल मिल के आना चाहिए। कुछ कोट्स इस्तेमाल करना आना चाहिए, कुछ स्लोगन्स इस्तेमाल करना आना चाहिए, पॉसिबल है तो पोएट्री इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये करना आना आपको आना चाहिए। यही चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये छोड़ के अगर आपको कुछ पढ़ना है, ये पेपर 1 और जो पेपर 2 का मैंने जो अभी जो बताया करंट अफेयर्स के पांडा नोट्स छोड़ के, अगर आपको कुछ पढ़ना है, आपके पास समय है, लेकिन समय है तो ही पढ़िए। 2022 के लिए एग्जामिनेशन करने वाले ये इसको फॉलो मत कीजिएगा। अभी आपका एग्जामिनेशन 3 महीने के ऊपर है, आपको नहीं होने वाला। जो लोग के पास बहुत टाइम है वो लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। एक तो पहली चीज़
आपको पॉलिटिकल साइंस के 11th और 12th के दोनों एनसीईआरटीज, जितने भी एनसीईआरटीज है, पॉलिटिकल थ्योरी 11th की एनसीईआरटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क 11th की एनसीईआरटी है, उसके बाद 12th के पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी है, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इंडियाज पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस, ये 4 एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको सोशोलॉजी के 12th के एनसीईआरटी, इंडियन सोसाइटी एंड सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, ये 2 एनसीईआरटीज, मतलब ये टोटल 6 एनसीईआरटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये सोसाइटी कैसे काम करता है, इंडिया में प्रॉब्लम्स क्या है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए, जो आपके आंसर का एक बेस बनाएंगे बहुत अच्छा, और आपके आंसर को एक नया डायमेंशंस भी दे देंगे। इसके नोट्स भी मैं, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है CAPF बाबा, या फिर मेरा यूट्यूब चैनल भी आप फॉलो कर सकते हो CAPF पाथफाइंडर्स, उसके ऊपर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, या अनअकैडमी शौर्या के ऊपर भी मिल जाएंगी, तो ये भी आप फॉलो कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको मेरे फ्री कोर्सेस है पेपर 2 के, वो भी आप फॉलो कर सकते हो, या फिर CAPF पाथफाइंडर नाम का मेरा जो यूट्यूब चैनल है, उसमें आप कोर्सेज में चले जाओगे तो वहाँ पे मैंने बहुत ही ब्रीफ में 13 सेशंस में पेपर 2 पूरा का पूरा समझाया